हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हम अपने आगे की जो यूनिट्स हैं उनको कंटिन्यू करते हैं और हमारी नेक्स्ट यूनिट में जो सबटाइटल है वो दिया गया है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ये एल्टन मायो की थ्योरी है। इस थ्योरी में हम ह्यूमन रिलेशंस को किस तरीके से बनाया गया है, क्या दिखाया गया है, क्यों ह्यूमन रिलेशंस इम्पॉर्टेंट है, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है। सो ये बहुत छोटी थ्योरी है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ वास्ट या कुछ ऐसा नहीं लिखना है। बहुत 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 नॉर्मल तरीके से इसमें बातचीत की गई है। सो बिल्कुल बेफिक्र होकर इसको पढ़िए और बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके स्टूडेंट, सो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो देखो, जो हमारा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर मॉडर्न मैनेजमेंट है ना, उसके अंदर हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान देने पर क्या चीज़ देखी गई? ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन रिलेशंस। क्यों? क्योंकि ऐसा होता था कि जब हमारे हेनरी फेयोल ने, FW टेलर ने जब हमारा आगे बढ़ा दिया था सब कुछ कि हाँ ठीक है, लोग इतने देर तक काम नहीं करेंगे, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब कुछ करा था। ठीक है, तो उसके बाद ही हमारे एल्टन मायो ने इस थ्योरी को सामने रखा और इस थ्योरी में ये बताया कि नॉर्मली मतलब किस तरीके से ह्यूमन रिलेशंस आपस में बन सकते हैं और आपस में होंगे। क्योंकि इनका ये मानना था कि जब तक ह्यूमन रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे तब तक काम करने में ना इंटरेस्ट बनेगा, ना काम ढंग से होगा और ना ही काम का जो एक कंक्लूजन है वो अच्छा निकल पाएगा। तो मनोवैज्ञानिक ने मानव संबंध में दो अलग अलग तत्वों का उल्लेख किया है। ठीक है, पहला तकनीकी कुशलता और दूसरा संगठन। इन्होंने कहा कि ह्यूमन रिलेशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहली चीज़ है तकनीकी कुशलता, टेक्निक्स। अब जैसे मान लो, अगर हम पूरा ग्रुप, मान लो कि मैं और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बैठ के हम कोई ऐसे लिख रहे हैं, समझो, ठीक है, फेस्टिवल के बारे में लिख रहे हैं। अब उसको हमें जो है बहुत अच्छे कंपटीशन में भेजना है, तो हम उसको अच्छे से लिख कर कैलीग्राफी करेंगे, कभी उसका प्रिंट आउट निकाल के कुछ चिपकाएंगे, कुछ करेंगे, तो वो चीज़ हमारी जो है ना टेक्निक यूज़फुल होगी। ठीक है, किस तरीके से उसमें लैपटॉप भी यूज़ हो रहा है, मोबाइल भी यूज़ हो रहा है, हम लिखने के लिए मोबाइल से गूगल का इस्तेमाल कर रहे हैं, पिक्चर्स के लिए डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट निकाल रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये चीज़ की पहला तो हमारा जो है, हमें संगठन के साथ साथ एक टेक्निक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब तक हमारे पास टेक्निक नहीं होगी तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ संगठन, ग्रुप। ह्यूमन रिलेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो माना जाता है वो होता है ग्रुप। अगर हमारा ग्रुप नहीं होगा, जस्ट लाइक एग्जांपल कि अगर मैं आप लोगों के ग्रुप बना दूं कि भाई 5-5 बच्चों के ग्रुप हैं, एक्टिविटी आपको करनी है, रोल नंबर वाइज मैंने बना दिया। अब रोल नंबर वाइज मैंने बनाया, आपके फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग नहीं बनाया, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गए, आप उन लोगों के साथ जुड़ गए हो जो आप लोगों को नहीं जानते, ना आप उनको जानते हो। ठीक है, तो वो वाली चीज़ कि भाई जब संगठन बनता है ना, तो एक से ज़्यादा दिमाग चलने लगते हैं, टेक्निक्स यूज़ होने लगती हैं, एक चीज़ में क्या इम्प्रूवमेंट करने, क्या चीज़ें देखनी है, वो भी सब कुछ समझने आने लगता है। सो इसलिए इन्होंने यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट ने और मनोवैज्ञानिकों ने दो तरीके की चीज़ों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा, टेक्निक को और दूसरा संगठन को। इसके साथ साथ ये वाली चीज़ रखी गई कि भाई सब चीज़ों को सामने रखें। तो हमारा एक शेल्ड नाम के फ़िलासफ़र हैं, शेल्ड नाम के फ़िलासफ़र ये बोलते हैं कि मानवीय संबंध एक दी हुई स्थिति में इंसान के रिलेशंस को और उनका आपस में जो भी अट्रैक्शन है, जो भी चीज़ है, उसको जानने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि संगठन जो इन्होंने बना दिया है ना, संगठन का मतलब होता है कि हम 2-4 लोग ऐसे लोगों के साथ अपना ग्रुप बनाए हैं जिन बच्चों को या उन स्टूडेंट्स को, लोगों को हम नहीं जानते हैं। अब उनके साथ हमें अपनी रिलेशन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाएंगे, रिलेशन सही नहीं करेंगे, तब तक हमारा काम भी ढंग से नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो वही वाली चीज़ को यहाँ पर शेल्ड भी बोल रहे हैं कि ह्यूमन रिलेशन इज़ जस्ट लाइक अ ग्रुप, जो एक सामने वाले पर्सन के लिए या हमारे लिए बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसी की हेल्प से हम अपने ह्यूमन रिलेशंस को समझ सकते हैं। इसी के अलावा एक और फिलोसफर्स हैं हमारे, नॉर्मन मायर ये बोलते हैं कि मानवीय संबंध व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से व्यवहार करता है। ह्यूमन रिलेशन इंसानों के साथ या इंसानों
की तरह या एक पूरे सामूहिक रूप से ग्रुप के अनुसार, ठीक है। जैसे अगर आप लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा होगा, कहते हैं जैसा देश वैसा भेष, ठीक है। वो इसलिए कहा जाता है कि जिस महफिल में, जिस जगह आप बैठो, वहाँ जैसे लोग हों वहाँ बनना आपका ज़रूरी है। अगर आप बहुत शाय लोगों के साथ बैठे हो और बहुत हंसी मजाक कर रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो वो कंफर्ट नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने वालों के साथ शाय बन के बैठे हो तो वो ओवर लगेगा। तो वही वाली चीज़ यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मानवीय संबंध जो है ना, ह्यूमन रिलेशंस, इंसानों के साथ इंसान और साथ में ग्रुप, पूरे तरीके से इन दो तरीक़ों से रिलेशन बनाए जाते हैं मानवीय संबंध के अंदर। इसके अलावा मैकफॉर्लैंड ने बोला है कि मानवीय संबंध जो हैं व्यक्तियों की क्रियाओं पे, भावनाओं पे, सब चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और ये बात सच है, बिल्कुल सच है कि अगर मेरा मूड ठीक नहीं होगा तो मेरे सामने कोई, मूड भी छोड़ो, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं होती ना, आपके सामने दुनिया की कितनी बड़ी से बड़ी चीज़ आ जाए, कोई भी लोग आ जाएं, कितना हंसी मजाक हो, गाने बजें, कुछ भी, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, सब कुछ बुरा लगेगा। तो वही सेम चीज़ जो है हमारे मैकफार्लैंड बोल रहे हैं कि मानवीय संबंध जो है, ह्यूमन रिलेशंस जो हैं, वो व्यक्ति के स्वभाव पे, व्यवहार पे और उसकी भावनाओं पे डिपेंड करते हैं। और उसी से जो है इंसान के रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन, मानवीय जो संबंध है, उसकी प्राप्ति होती है कि हमें किससे कैसे रिलेशन बनाना है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ क्या, सभी स्टूडेंट के साथ मेरा नेचर फ्रेंडली है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स एक ही क्वेश्चन को अगेन एंड अगेन पूछ के मेरे मूड को डाइवर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से मुझे चिड़चिड़ाहट भी हो जाती है, गुस्सा भी आने लगता है, ठीक है। आपने कभी कभी वीडियोज़ में सुने भी होंगे, मैंने कितनी बार डांटा भी है आप लोगों को। तो ये जो है अब हम लोगों का, मेरा और आप लोगों का रिलेशन ऐसा है कि मैं एक टीचर और आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको डांट सकती हूँ, सुना सकती हूँ, बता सकती हूँ, क्योंकि मैं आपकी एक गुरु हूँ। मैं आपको वो चीज़ समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ, लेकिन वही चीज़ मैं अपने से किसी बड़े के साथ या अपने वालों के साथ ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी फीलिंग्स, मेरा नेचर उन लोगों के साथ कैसा है वैसा आप लोगों के साथ है, जैसा उनके साथ नहीं है, ठीक है। आई होप सो बात समझ आ गई हो आप लोगों के। उसके अलावा एक और हमारे फ़िलासफ़र हैं जोसेफ मैसी जो हैं, वो कहते हैं कि मानवीय संबंध जो है मनुष्य के किसी एक कार्य की स्थिति में इस तरीके से काम करता है जैसे कि उसने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक किसी भी तरीके की सिचुएशंस को हैंडल कर लिया हो और सब लोगों के साथ मिलकर रहने लगा हो। और ये बात बिल्कुल ठीक है, आप अपनी कॉलोनी में रहते हैं, इलाकों में, मोहल्लों में रहते हैं और वहाँ पे आप सबके साथ मिलजुल के रहते हैं। ऐसा तो नहीं है घर में अपने आप को ताले में डाल के रखते हो, बाहर नहीं जाते या बाहर वाले लोगों से मिलते नहीं हो। कभी कभी पड़ोसी कोई है, उसको देख के मुस्कुराना भी पड़ जाता है, कोई है नमस्ते कर लेते हैं, सलाम कर लेते हैं, सत श्री अकाल कर लेते हैं, तो वो वाली सारी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ इन्होंने यहाँ पर यही बोला है मैसी ने कि भाई ह्यूमन रिलेशन एक तरीके से वो चीज़ है जिसको हम आपस की अपनी आर्थिक, राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चर, किसी भी तरीके की चीज़ों को एक्सेप्ट करके बनाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जी ये सभी जो डेफिनेशंस थी मैंने जो बताई हैं, आप इनको लिख सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो और आपको इनके डेफिनेशंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना। बेटर रहेगा कि आप लोग टेलीग्राम पर ही मुझे पर्सनल मैसेज कर दो, मैं वहीं पर ही आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब आगे हम बढ़ते हैं। तो ये बोलते हैं कि मानव संबंधात्मक सिद्धांत के आधारभूत नियम अमेरिकन समाजशास्त्री एल्टन मायो नाम है इनका, माँ में छोटे की मात्रा गलती से लग गई है, द्वारा 20वीं सदी के दूसरे दशक के अंतिम और तीसरे दशक के प्रारंभिक चरण में प्रतिपादित किए गए थे। मतलब बताए गए थे, ठीक है, डायरेक्ट वे में बोला जाए तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है ना, एल्टन मायो ने, अमेरिकी समाजशास्त्र है एल्टन मायो, उन्होंने 20वीं सेंचुरी के दूसरे दशक के लास्ट वाले पार्ट में के भी तीसरे दशक में इसको डिस्क्राइब किया था, बताया था कि भाई ह्यूमन रिलेशंस एक्चुअली में क्यों है। क्योंकि देखो जब आपने प्रीवियस वाली जो वो पढ़ी है अपनी डेफिनेशंस थ्योरीज, उसके अंदर आपने ये चीज़ पढ़ी है कि किस तरीके से हेनरी फ्योल ने सब चीज़ों को हैंडल करके बताया है, क्या करा है। अब उसके आगे जो है थ्योरी और एक्सटेंड हो गई और इन्होंने ये चीज़ बता दी है कि भाई किस तरीके से, क्यों, कैसे, कब, कैसे हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे, तभी हमारे काम भी अच्छे हो पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट।
आगे बढ़ते हैं। मायो ने श्रमिकों के व्यवहार और उनकी उत्पादन क्षमता का गंभीर अध्ययन किया है। सेम वही चीज़ हेनरी फयोल ने भी बोली है। फयोल बोलते हैं कि भाई मेरे हिसाब से लोगों को उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से काम करवाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जवान है तो आप उसे बहुत काम करवाते रहो, बूढ़ा है उससे एक भारी सामान उठवाओ ख़त्म कर दो, नहीं, जो जिस लायक है उससे वो काम करवाओ। और उम्र के हिसाब से, ये नहीं कि आप बच्चों को भी रखो। और फिर दूसरा टाइम के हिसाब से भी कि आप टाइमिंग जो रख रहे हो वो 18 घंटे 22 घंटे रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग आज के टाइम पे नोट करो तो हमारा जो वर्किंग टाइम है, स्कूल का टाइम है, ऑफिस टाइम है, जो भी है, तकरीबन 6 या 8 घंटे है। इससे ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकता। ये हमारे लॉ में भी रखा गया है। वो चीज़ इसलिए रखी गई है कि जो इतना जुल्म होता था, उसके बदले खाना नहीं दिया जाता था, उन सबको देखते हुए ये रूल्स, ये लॉज बनाए गए हैं। ठीक है, तो मायो ने भी यहाँ पर यही बोला कि सेम वही वाली बात, हेनरी फयोल वाली बात, कि इंसान की कार्य क्षमता जितनी है ना, उससे उतना काम लो। ऐसा नहीं कि आप उससे ज़्यादा काम ले रहे हो या कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्योंकि भूखमरी की वजह से, ज़्यादा काम करने की वजह से लोग मर जाते थे। ठीक है, तो वो वाली चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो नगर के समीप हॉर्थॉर्न नगर स्थित वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में एल्टन मायो के नेतृत्व किए गए थे। देखो जी, एल्टन मायो के पे क्वेश्चन जो आता है ना, हॉर्थॉर्न प्रयोग पर आता है, हॉर्थॉर्न थ्योरी पे। इन्होंने ये थ्योरी करी थी, कहाँ पर करी थी? अमेरिका के शिकागो में। वहाँ पर एक वो, हाँ, शिकागो नगर के समीप हॉर्थॉर्न नगर था, वहाँ पर इन्होंने ये करी थी और उस नगर के नाम पर ही इस थ्योरी का नाम रखा गया था। ठीक है, बेसिकली इस थ्योरी के अंदर कुछ पर्टिकुलर चीज़ें रखी गई थी। वो चीज़ें जो हैं हम आगे भी पढ़ते हैं और उसका निष्कर्ष भी अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो देखो वो चीज़ क्या है। सबसे पहला प्रकाश प्रयोग, लाइट का। इन्होंने यहाँ पे क्या रखा? इन्होंने कुछ टेस्ट रखे थे लोगों के। इन्होंने सभी श्रमिकों के, सभी लोगों के कुछ टेस्ट रखे थे। वो टेस्ट हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। जो इनकी मेन थ्योरी है, जो इनका मेन पर्सपेक्टिव था, वो क्या था? सबसे पहला था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, या फिर हाँ, लाइट एक्सपेरिमेंट, एक ही बात है। सो इस प्रयोग के अंदर ना रोशनी की मात्रा कर्मचारियों पर बहुत ज़्यादा रखी गई थी। कर्मचारियों में से 2 ग्रुप्स को बांट दिया गया था। एक रूम में एक ग्रुप को बंद कर दिया गया था, एक रूम में एक ग्रुप को बंद कर दिया गया था। एक ग्रुप को ऐसे कमरे में रखा गया था जहाँ पर रोशनी बिल्कुल नॉर्मल थी, और दूसरे ग्रुप को ऐसे रूम में रखा गया जहाँ पर रोशनी बहुत ज़्यादा थी। फिर उन लोगों को तकरीबन आधा घंटा वहाँ रखा गया और उसके बाद जब निकाला गया और उनसे टेस्ट लिया गया उनकी आँखों का, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं मिला। ठीक है, तो उनका जो सबसे पहला टेस्ट था, ये वाला पास हो गया था। इस टेस्ट में ये उनको पता लगाना था कि लोग ज़्यादा रोशनी में कौन कितना ज़्यादा कैसे बर्दाश्त कर सकता है, या फिर कम रोशनी में लोग ज़्यादा अच्छा देख सकते हैं। लेकिन दोनों ही रोशनी में लोगों ने बिल्कुल ठीक देखा, अपने आप को कोई ऐसा साबित नहीं करा कि तेज़ रोशनी में परेशानी हुई। तो वो वाला टेस्ट जो था पास हो गया। उसके बाद आया रिले युग्म जांच कक्ष, रिले कॉम्बिनेशन हमारा टेस्ट रूम, या फिर रिले असेंबली टेस्ट रूम। देखो इसके अंदर महिलाओं श्रमिक जो थी ना, महिलाएं, विमेंस, उनको रखा गया था। उनको 2 अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया। पहले में 6 महिलाएं रखी गई और उनको काम सौंप दिए गए। तो और कमरों के समान रूप से उनको काम दिया गया था कि जितना कमरे में स्पेस है, ताकि उनको अलग अलग जगह पर बैठ के काम करना और बाकी सब ऐसे प्रॉब्लम ना क्रिएट हो उसी रूम में। ठीक है, उसके अलावा इस कार्य स्थिति जो थी, ये स्थिर थी, टिकी हुई थी। धीरे धीरे इन स्थितियों में चेंजेस आते गए और पूरी सिचुएशंस का प्रभाव जो था वो पता लग गया। तो इस शोध से ये पता लगा था कि कंट्रोल और यूज़ दोनों दलों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कंट्रोल की, क्योंकि जब आपके हाथ में, कहते हैं ना, जब बहुत सारी चीज़ मिल जाती है ना, तो उसका यूज़ किस तरीके से करना है वो नहीं पता लग पाता, उसको हम वेस्ट करते हैं। तो वही सेम चीज़ इस वाले थ्योरी में, इस टेस्ट में किया गया था। एक रूम में जब 6 महिलाओं को बांटा गया था और बहुत सारा सामान दिया गया, तो दोनों ही रूम में उस सामान को प्रॉपर यूज़ किया गया। उसको ऐसा नहीं रखा गया कि इन फ्यूचर के लिए या आगे के लिए या फिर कल के लिए ही हम बचा लें, क्योंकि वो सामान ऐसा था कि बच सकता था। तो इस प्रयोग से पता लगा था कि कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब श्रमिकों पर ध्यान देने की। उसके बाद हमारा आता है साक्षात्कार, मतलब इंटरव्यू। तो इंटरव्यू रखे गए। इंटरव्यू में
ऑक्सफर्ड इन सब की टीम थी। और इन्होंने भाई क्या करा, इन्होंने इंटरव्यू लिए और इंटरव्यू लेने के बाद इंटरव्यू में ये पूछा कि आप कितने घंटे तक काम कर सकते हैं, क्योंकि सभी की फैमिली की सिचुएशंस ख़राब थी, सबकी सिचुएशंस ख़राब थी। तो उसी हिसाब से भी ये पता लगाना ज़रूरी था कि कौन कितने घंटे काम कर सकता है। सब ने अपने अपने हिसाब से बताया और उस हिसाब से काम भी करके दिखाया। लेकिन उसका रिज़ल्ट ये निकला कि जो बेचारे वीक थे बहुत ज़्यादा, वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो मर गए या फिर बहुत ज़बरदस्त बीमारी का शिकार हो गए। तो इंटरव्यू भी यहाँ पर इंटरव्यू स्टडी से पता लगा कि कौन किस तरीके का काम कैसे कर सकता है, उसको उसी तरीके से काम बांटना पड़ेगा। अवलोकन अध्ययन, अवलोकन अध्ययन यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ जो हैं उसको समझेंगे कि 1932 और 31 के टाइम पे मेयो ने और उनकी टीम ने वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी खोली थी एक, ठीक है। और ये जो थी इसके अंदर इन्होंने श्रमिकों के पूरे ग्रुप को एक तरीके से ऑब्ज़र्व करा कि कौन क्या कैसे कब कहाँ करना चाहता है और कर पा रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे अब सामान बहुत भारी भारी होते थे, काम बहुत बड़े बड़े होते थे, तो उस हिसाब से देखना समझना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन क्या कैसे कब कर रहा है। तो उन्होंने जब अपनी पूरी एक तरीके से इसको ग्रुप इंसेंटिवनेस भी बोल सकते हैं कि एक ग्रुप बनाकर इन्होंने चेक करने की कोशिश करी कि क्या हो सकता है, हर चीज़ का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ कि इन्होंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व करा और जो हल निकला वो वही था कि लोग अपनी कैपेबिलिटी के ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे थे और उनको उसमें बहुत परेशानी हो रही थी, ठीक है जी। सो ये हमारी जो थी पूरी कंप्लीट इनकी हॉर्थन जो प्रयोग था वो था। हॉर्थन प्रयोग का जो अब निष्कर्ष निकलता है वो ये आता है कि देखो जो हमने जो चीज़ पढ़ ली है वो तो हमें समझ आ चुकी है कि क्या है, लेकिन यहाँ पर बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हॉर्थन प्रयोग का निष्कर्ष लिखना ज़रूरी है। इस पर सेपरेट क्वेश्चन आता है और आएगा भी, इसको आपको अटैम्प्ट करना ज़रूरी है। बहुत ईजी थ्योरी है, इसके अंदर बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। जो इनके कुछ पर्टिकुलर टेस्ट दिए गए हैं मेन तो वो हैं एल्टन मायो के बाद लिखने के बाद एल्टन मायो के बारे में लिख देना, उसके बाद इन्होंने क्या बताया है वो बता देना, फिर उसके बाद क्या चीज़ है मेन आपकी हॉर्थन प्रयोग या अध्ययन का निष्कर्ष। तो देखो सबसे पहली बात ये निकली कि इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है, बहुत ज़्यादा दूषित है, उसको ठीक करना है। दूसरा ये कि श्रमिकों की आर्थिक जो स्थिति है उसको सुधारनी है ताकि लोग जो हैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से जो काम कर रहे हैं वो उस हिसाब से पैसे भी कमा सकें। उसके अलावा थर्ड जो रखी गई थी वो ये थी कि कर्मचारियों की मेंटली सिचुएशन सुधारनी है, क्योंकि लोग काम के प्रेशर में रह के अपने आप को देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। और फोर्थ पॉइंट ये हम समझ सकते हैं कि संगठन कार्य एक व्यक्तिगत क्रिया नहीं होती है बल्कि सामूहिक क्रिया होती है। तो अगर हम लोग ग्रुप एक्टिविटी करते हैं और उसमें सिर्फ मैं काम करती हूँ और आप लोग बैठे बैठे कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ तालियां बजाते हैं, तो ऐसे तो होने से रहा इतना बड़ा काम। अब जब तक हम लोग अपनी पूरी मेहनत नहीं देंगे तो तभी तो वो टीम वर्क भी कहलाएगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी कि एक व्यक्ति के अलावा पूरे संगठन को काम करना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर हमारी सिचुएशन संभल सकती है और ह्यूमन रिलेशंस बेहतर हो सकते हैं। हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, सो होप सो कि आपको ये थ्योरी बहुत अच्छे से समझ आ गई हो। नेक्स्ट में हम जो है डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे और डिसीजन मेकिंग भी बहुत ईजी है, बिल्कुल मस्त थी एकदम। हर्बर्ट साइमन की थ्योरी है और ये सारी थ्योरीज आपस में रिलेट हैं, तो ये दोनों थ्योरीज से आपस में डिसीजन मेकिंग भी रिलेट हो गई है। सो होप सो कि अब आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहे हों। इनकेस कोई भी डाउट हो और मैंने जो आपसे बोला है कि इंग्लिश की अगर आपको वो चाहिए डेफिनेशंस, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे या कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।